मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम मॉडल पेपर 2 को लेकर आपके सामने आए हैं। और कल हमने मॉडल पेपर 1 को डिस्कस किया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा वो वीडियो। और उसी के क्रम में हम आज मॉडल पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। और ठीक कल की तरह ही आप लोग क्वेश्चंस के जवाब देना। काफ़ी एनालिसिस करके ये सेट बनाया जाता है, महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें मिलाकर, और भविष्य में आने वाले संभावित जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें और क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तभी आपको थ्योरी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और जो मैंने वीडियोज बनाए हैं, पूरे 37 वीडियोज मैंने बनाए हैं एम्प्लॉयबिलिटी के, तो वो जरूर देख लें इस क्वेश्चंस को करने से पहले, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म्स को समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार तैयार हो जाता है। अब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, मतलब आपको यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। तो आपने पढ़ा होगा, हालांकि मैंने ये बताया नहीं, ये तो बहुत बेसिक ही चीज है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ग्रामर में पढ़ा होगा आपने अपने हाई स्कूल में या 9th में। 8 होते हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। ये टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। आर्टिकल कितने होते हैं बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं बता दूं आपको 3 होते हैं। तो अब वो कौन कौन से होते हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑर्थोग्राफी वर्तनी का अर्थ है। वर्तनी, यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने को सीखने को मिलेंगी। पहली बात, आप समझ जाओगे ऑर्थोग्राफी को वर्तनी कहा जाता है। जिन लोगों की हिंदी थोड़ी बहुत सही होगी वो यहाँ पे बता पाएंगे कि इसका जवाब जो सही होगा वो सी इसका सही जवाब होगा। वर्तनी मतलब होता है लिखने की प्रणाली होती है। ठीक है, ऑर्थोग्राफी, तो वर्तनी को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। दो दो चीजें हम यहाँ पे सीख पाए, तो इस वर्ड को भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रभावी संप्रेषण यह है जिसमें, देखिए, इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण को हमने बताया था आपको, जो हम लोग कम्युनिकेशन जो करते हैं, जब प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है वो संदेश को समझ जाता है, जिसने भेजा है प्रेषक ने भेजता है। जो प्रेषक संदेश भेजता है, अगर उसको प्राप्तकर्ता समझ जाता है तो वही आपका क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रभावी संप्रेषण है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का और समझने का थोड़ा सा वक्त भी दे रहा हूं, आप समझिए। देखिए स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, पढ़िए इसको। स्किमिंग सरसरी देखना एक प्रकार, देखिए कभी कभी एग्जाम में आपके जब आएगा तो ये सिर्फ इंग्लिश लिखा रहेगा, मैं आपको ब्रैकेट में हिंदी दे दे रहा हूँ। ठीक है, सरसरी देखना, सरसरी निगाह से देखना उसको बोलते हैं हम लोग। तो स्किमिंग जो होता है उसको बोलते हैं सरसरी निगाह से देखना। एक प्रकार है, किसका प्रकार है ये? पढ़ना, बोलना, सुनना, तो ये पढ़ना है। ठीक है, जो अगर हम एक ही निगाह में कोई चीज पढ़ लेते हैं उसको हम लोग स्किमिंग बोलते हैं। कि स्किमिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, जब कोई हमारे पास कोई लेटर आता है, कोई लेख आता है, तो हम ये समझ पाए कि यह किसके बारे में है, उसी को हम लोग स्किमिंग कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि लेख किस टॉपिक पे है या क्या कहना चाह रहा है, तो वो सरसरी निगाह से देख लेना, उसको हम लोग स्किमिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी सही वर्तनी है? मतलब ये स्पेलिंग बोल रहा है कि सही स्पेलिंग कौन सी है, तो बताइए कौन सी इसकी सही स्पेलिंग है। सुपरिंटेंडेंट, आपने वर्ड ये सुना होगा, जो एसपी होते हैं या आपके जो जिले के एसपी होते हैं उन्हीं को हम लोग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा सही होगा। डी इसका सही जवाब है। ठीक है,
तो आप लोग ये स्पेलिंग याद रखिएगा। सुपर होता है और INT सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। आप ब्रेक करके भी याद कर सकते हैं। सुपर याद रखिए, INT याद रखिए, ENT बस बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे ENT और INT में अंतर है, तो आप इस तरीके से कंफ्यूजन जो हो रहा है तो आप ENT इंटरनेशनल से याद कर लीजिए। कोई भी लॉजिक बनाइए, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सही चीज को लॉजिक से याद करिए तो आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहेगा। 6 का देखते हैं। व्हाट अ फाइन डे इट इज, एक वाक्य है। बताइए आप लोग। मैंने बताया है आपको इंग्लिश में वाक्य के प्रकार, जो 4 प्रकार के वाक्य मैंने बताए थे उसी में से एक वाक्य है यहाँ पर। देखिए, जब कभी भी आपको ये चिन्ह दिख जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हिंदी में इसको विस्मय बोधक बोलते हैं। तो अगर ये चिन्ह जहां भी आपको दिख जाए तो इसका जवाब जो होगा डी, विस्मय बोधक वाक्य। इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है, आप देखें देखे होंगे कई आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पीसी में ये होता है। ये एक्चुअली विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इनबिल्ट वेब ब्राउजर है। तो इसका सी करेक्ट होगा, 7वें का विंडोज। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दें उत्तर, बताइए इसका क्या होगा। इंटरनेट के विकास का कार्य इनमें से किस वैज्ञानिक ने शुरू किया था? न्यूटन ने, बिल गेट्स ने, क्लिन रॉक ने, इनमें से कोई नहीं। मैं सही जवाब बता देता हूं आपको, इसका सही होगा डॉक्टर क्लिन रॉक। ये नाम याद रखिएगा। देखिए, ये सब कुछ क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे रख रहा हूँ जो बहुत ही संभावित है कि आपसे पूछा जा सके। ये बिल गेट्स कौन है बताइए आप लोग? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, मालिक हैं। अब 9वां क्वेश्चन, इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें। इस आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा ये है ऑप्शंस दिए क्या हैं। आरपा, NSF, NSA, नासा। जिन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, जाकर मेरा कंप्यूटर का जो IT लिटरेसी का वीडियो है, 7 वीडियो मैंने डाले हैं 10-10 मिनट के, वो सातों जाकर देख लो भाई। एक दिन लगेंगे देखने में, सातों देख लो, ठीक है। आप समझ जाओगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। आरपनेट मैंने बताया था आपको, आरपा। मैं आज फिर से बता दे रहा हूं यहाँ पे, आरपा अमेरिका की डिफेंस एजेंसी थी। उन्होंने ही पहले इंटरनेट का आविष्कार किया था और उन्हीं के नाम पे उसका नाम आर्प नेट रखा गया था। आर्प और आगे नेट जोड़ दिया गया था, NET, याद रखिएगा, NET। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेट का प्रारंभिक नाम क्या था, तो उसका नाम था आर्प नेट। और वो कंपनी कौन थी? ये अमेरिका की कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? ये डिफेंस की कंपनी है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन, इंटरनेट का पहला नाम प्रारंभिक आर्पनेट, और इंटरनेट पहली बार किसके लिए आविष्कार किया गया था? तो डिफेंस के लिए, ठीक है। और इसका जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। ये अमेरिका की डिफेंस एक एजेंसी है, उसी को हम लोग आर्प बोलते हैं। नासा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, कहीं इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। NSA का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बोलते हैं इसको, अमेरिका की एक सिक्योरिटी एजेंसी है। खैर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल पते में अंकों के विभाजन के लिए इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल पे या आप किसी भी अपने लैपटॉप पे, PC पे जब इंटरनेट चलाते हैं तो हर एक कंप्यूटर की एक अपनी IP होती है। उसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। तो उनका एड्रेस जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, 192 डॉट, डॉट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, 192.62.5.1, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऐसे एड्रेस होता है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए डॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए ये दो अंकों के मध्य में डॉट का प्रयोग हुआ है यहाँ भी, ठीक है। तो ये जो डॉट का प्रयोग होता है
विभाजन के लिए करते हैं, अंकों के मध्य विभाजन के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका BIS का पूर्ण रूप क्या है? ये तो मेरे नोट्स का प्रश्न है, ये तो मेरे नोट्स का प्रश्न है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसका कोई गलत जवाब दे। तो बताइए आप लोग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिनको भी भाई ये चीज देखो भाई, ये बहुत आती है एग्जाम में, कंफर्म है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरंभ हुई थी, देखिए मैंने एक आपको बताई थी प्रशिक्षु योजना कब शुरू हुई थी। प्रशिक्षु योजना आपका 1961 में शुरू हुआ था, लेकिन शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जो 1950, अब ये क्या होता है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना? इसी को बोलते हैं हम लोग CTS, CTS। अब ये CTS क्या होता है, कई लोग पूछेंगे CTS क्या होता है। आप लोग जो ITI करते हो वो CTS के अधीन ही आता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट का मतलब शिल्पकार, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण, और स्कीम का मतलब योजना। ठीक है, 1950 में ये शुरू हुई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे ITI कब शुरू हुआ था भाई, तो 1950 में, आजादी के बाद 3 साल के बाद शुरू हो गया था कार्यक्रम। क्वालिटी सर्कल सबसे पहले किस फॉर्म में प्रस्तुत किया गया था, ये प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया था क्वालिटी सर्कल, QC। जो क्वालिटी सर्कल होता है इसका एक और नाम है, बताइए आप लोग, अगर आपने थ्योरी पढ़ाई की है तो इसका एक और नाम है, मैंने बताया था आपको, SGA। ठीक है, जिनको भी भाई थ्योरी में कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज जाके वीडियो जरूर देखेंगे, वीडियो देख लिया करो भाई। अगर 15-20 मिनट का वीडियो है, आप टाइम पास करके भी देख सकते हो, बहुत ही मेहनत करके उस पे एक तरीके से वीडियो बनाए गए हैं, बहुत छांट काट के एकदम से जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें रखी गई हैं, बिल्कुल भी बकवास चीजें नहीं रखी गई हैं, एकदम ITI से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में आएंगे वही सिर्फ चीज है। तो इसका सही जवाब है D, जापानी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जो भी मैं बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, उनसे भी करवाएं, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियो आपको लाऊं, अच्छे क्वेश्चंस लाऊं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से ऐसी तैयारी करवाऊंगा, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी ITI का एग्जाम निकलता हो, ITI से रिलेटेड जॉब निकलती हो, या CTI को मैं फोकस करूंगा। अभी अभी कुछ दिनों में मैं तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं एक वीडियो सीरीज निकालूं CTI पर, CTI में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण संबंधी 3R है। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा नया है, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, याद कर लिया, तो कभी आप भूलोगे नहीं। मैंने इतने लेवल का पढ़ा दिया पर्यावरण में, अब मैं आपको कुछ भी समझाऊंगा समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि प्रदूषण बहुत फैल गया अपने दुनिया में, देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल गया है, ओजोन परत खराब हो रही है हमारी। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि इस लॉकडाउन में थोड़ी बहुत प्रदूषण का जो लेवल है काफी कम हुआ है। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, प्लास्टिक, ये एक ऐसी चीज है जो कभी क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा पर्यावरण के जो चिंतक हैं लोग, देश के विदेश के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी वस्तुएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जो भी वस्तुएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको क्या करो, आप कम करो, उनका यूज कम करो। और अगर यूज कर रहे हो तो उसको रीयूज करो और उसको रिसाइकिल करो। रिसाइकिल का मतलब होता है कि फिर से उसका प्रयोग कर लेना किसी रूप में, उसी को हम लोग रिसाइकिल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होता है D। 3R का मतलब होता है रिड्यूस करो, मतलब उसको कम करो, फिर रीयूज करो उसे, रीयूज करना, उसे पुनः प्रयोग करना उसका। ठीक है, अब फिर रिसाइकिल कर देना। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, गला के उसको, एक तरीके से गला के उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम लोग रिसाइकिल बोलते हैं। तो याद रखिएगा 3R बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किस संदर्भ में निर्देश देता है? देखिए ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, मैं फिर से बहुत आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस किस सन में पारित हुआ था, मैं बताऊंगा नहीं अभी मैं आपको, ये मेरे पूरे नोट्स का सीधा क्वेश्चन है, किस सन में पारित हुआ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अगर आपको चीजें नहीं याद आ पा रही हैं, मतलब आपने वीडियो सही से नहीं देखा है, आप जाकर देखें, आपको भूलेगा नहीं कभी। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी की न्यूनतम दर का भुगतान, ओवर टाइम का भुगतान, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, मैंने बताया था आपको। तो D इज द करेक्ट आंसर।
16 निम्न में से कौन एक रासायनिक आपदा है? ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कि जो केमिकल हजार्ड्स होते हैं, आपदा को हम लोग हजार्ड बोलते हैं, ठीक है, आपदा को हम लोग हजार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये केमिकल हजार्ड है, मैंने आपको बताया था, ये भारी मशीन चॉपर ये सब नहीं, ये अमोनिया गैस जो होती है, ये केमिकल है एक तरीके से, ठीक है, केमिकल गैस है ये। तो ये जो आपका जो यहाँ पर आपदा है, ये रासायनिक आपदा है। अभी आपने हाल में ही सुना होगा कि विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हो गई थी, वो भी केमिकल हजार्ड ही था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग मारे गए थे उसमें, बहुत लोग गाय, आपने वीडियो देखा होगा, सड़कों पे गाय लोग गिर गए थे। और उस गैस का क्या नाम था बताइए आप लोग, वो भी भूलना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए। मैं आपको गैस का नाम बता दे रहा हूँ, स्टायरीन। स्टायरीन गैस की वजह से विशाखापट्टनम में वो कंपनी जो थी वहां पे वो आपदा हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके पहले अगर आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हो तो आपको पूरा सब कुछ पता होना चाहिए, तब कोई हादसा नहीं होगा। निम्न में से कौन एक विकसित देश है? ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको एसडीआई पढ़ाया है, जाकर देखे, उसमें मैंने सब बताया उसमें आपको। एक यहाँ पे डी जो है विकसित देश है, बाकी ये जो तीनों हैं विकासशील हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका सब विकासशील देश हैं ये। और ये आपका जो है डी जापान डेवलप्ड कंट्री है। लगातार सुधार की प्रक्रिया का उपयोग चक्र है। अब कोई कहेगा ये क्या, कहाँ से आ गया क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है? मैंने आपको एक शब्द बताया था, काइजन, याद है? अगर नहीं याद है तो जाकर वीडियो देखो भाई, मेरे वीडियो बनाने का क्या मतलब है। काइजन मैंने एक शब्द बताया था, ठीक है, क्या मतलब होता है मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर देखिए वीडियो। बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसी का ये भाई है, समझिए, मतलब चीजों को सुधार करने का प्रक्रिया है, उसी को हम लोग पीडीसीए बोलते हैं, ठीक है, पीडीसीए बोलते हैं। ठीक, ये एक चक्र है, साइकिल है। और ये क्या करता है, किसी भी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में हम जो प्रोसेस जो चीजें हैं उनको सुधार करता है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जो चीजें नहीं करनी है कंपनी में, तो उनको बताता है कि ये चीजें हमें नहीं करनी है और ये चीजें हमें करनी है। मतलब एक तरीके से सुधार की एक प्रक्रिया होती है। और इसका पूरा जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी से प्लान, डी से होता है हमारा डू, करना, प्लान, डू, और सी से होता है चेक, और ए का मतलब होता है एक्ट। मतलब पहले प्लान करिए फिर करिए, पहले प्लान कोई होता है, फिर उसको प्लान करके उसको चेक करो पहले, फिर उसको एक्ट में तब्दील करो, मतलब उसको क्रियान्वित करो। ऐसा नहीं है कि बिना प्लान करे उसको क्रियान्वित कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जिस उद्योग में महिला कामगार नियुक्त होती हैं वहां आवश्यक रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी हमने आपको पढ़ाया था अधिनियम, ठीक है, तो उस अधिनियम में जब महिला कामगारों की बात होती है, जो महिला कर्मचारी हैं, अगर किसी कंपनी में ज्यादा महिला कर्मचारी हैं तो वहाँ पे एक, ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एक उसको बोलते हैं हम लोग क्रेच, वहां पर ये होना जरूरी है। क्रेच, आपको पूछेगा इसको इसको क्या बोलते हैं, ये तो नया शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं शिशु गृह, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेच को शिशु गृह। अब ये क्या होता है शिशु गृह? शिशु गृह एक्चुअली जो महिलाएं फैक्ट्री में काम करती हैं और उनके मतलब छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, तो वर्किंग आवर्स में उनके काम करने का जो घंटा होता है उसमें वो क्या करती हैं, वो काम करने जाने से पहले अपने बच्चों को इस घर में रख देती हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनका लालन पालन करने के लिए वहाँ पे महिलाएं होती हैं, दूसरी महिलाएं उनका देख रेख करती हैं, और बाकी उस टाइम में वो जाकर अपना जॉब करती हैं। उसको हम लोग क्रेच बोलते हैं, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पहला सूती मिल कहाँ लगाया गया था? 20वां क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। मैं बता दे रहा हूँ, आंसर है इसका कोलकाता। ये देखिए, ये सब चीजें दिमाग में रखने वाली चीजें हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप अब कोलकाता याद रखना, बस याद रखना है, पहला सूती मिल है। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो बहुत ही आसान है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कंप्यूटर वाले अपने थ्योरी में। इसका मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फायरवॉल का प्रयोग। एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, ये सब सुरक्षा के लिए यूज किए जाते हैं। 32 देखिए, पैराडॉक्स का पर्यायवाची है। पर्यायवाची को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कहा जाता है पर्यायवाची को। तो
बताइए आप लोग, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, पैराडॉक्स को हम लोग बोलते हैं पजल, ठीक है, पहेली। पैराडॉक्स को बोलते हैं पजल, ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची। हमारा ड्रेस कोड पोशाक संहिता संप्रेषण का एक उदाहरण है। अब बताइए, हम जो ड्रेस पहनते हैं, जो हमारा ड्रेसिंग कोड है, वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? अमौखिक। बी इज द करेक्ट आंसर। भाई मौखिक तो होता नहीं, कपड़े जो पहनते हैं वो बोलता तो है नहीं कि मैं, हम लोग के कपड़े तो बोलते हैं नहीं, लेकिन वो अमौखिक एक तरीके से कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हमारा जो पहनने का जो तरीका है, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि आप कैसे भी कपड़े पहन के कहीं चले जाओ, ऑफिशियल चीजें, आप कहीं भी जाते हो ऑफिस में, तो आपके कपड़े बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है। आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब जाने की योजना बनानी चाहिए? इसका जो सही जवाब है, 30 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ भाई, एकदम ठीक समय पे नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 बजे का इंटरव्यू शुरू होने वाला है और आप ठीक 4 बजे ही पहुंच गए, शाम को 4 बजे अगर आपको बोला गया कि आपका नंबर 4 बजे आएगा, तो भाई 4 बजे ना जाओ ना, आप 3:30 बजे ही पहुंच जाओ, ठीक है, तो आधा घंटा पहले पहुंचा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 के अनुसार कार्य शुरू करने के कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करा देना अनिवार्य है? अब ये जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है, वो काम क्या करता है? आपने देखा होगा, जितने भी आपके ये शहर में जो दुकानें लगाकर बैठे होते हैं लोग, तो उनको इस एक्ट के तहत अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अगर उन्होंने अपना शॉप खोल दिया है, तो उसके खोलने के 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, वो जाकर भाई पहले वीडियो देखो। पहले वीडियो देखोगे तभी, थ्योरी की वीडियो देखने के बाद ही 37 वीडियो है टोटल। अगर आपने 37 वीडियो देख लिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए। अब वीडियो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेरी है, तो आप लोग मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं यथासंभव आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। और ये जो हमारा लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लेलिस्ट को देखते रहा करें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।